Welcome to C Anjali Jain classes guys. You're ready to make it easy. So basically हमने ऐसे 240 स्टार्ट किया था. Again it's a large essay and we have to complete the topics one by one. आज डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड पढ़ना है. मैम शायद बीच में हमारे कुछ टॉपिक्स तो रहते थे. हाँ रहते तो है. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट बट सबको सीरियल में पढ़ेंगे तो इट विल फील लाइक मोनोटोनस. लेट्स ब्रेक द चेन टुडे. हम रैंडमली पढ़ते हैं एंड आज जो अपना टॉपिक है वो ये सोच लेना कि मैं डायरेक्ट तुम्हें केस स्टडीज पढ़ा रही हूँ. केस स्टडीज पढ़ा के फिर आंसर को कैसे फ्रेम करना होता है आज यहाँ से तुम्हें वो चीज भी पता लगेगी. बट हाँ, लिख लिख के कैसे करना है वो मैं डायरेक्टली उस सेशन में लेके आऊंगी जब हम क्वेश्चन सीरीज को कवर अप करने वाले हैं. आर बेसिक एजेंडा इज टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सारे ही एसेज का. देन हम क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे. अ गुड न्यूज फॉर ऑल, राइट? तो आज हम देखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. रोग को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है कौन से वाले को जो कि फ्रॉड की वजह से हुआ है. फ्रॉड में भी सबसे पहले आज हम किसकी बात करने वाले हैं? रिवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉड की. किसकी बात करेंगे? फ्रॉड ड्यू टू रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रिवेन्यू रिकॉग्निशन. एंड इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर हम किसकी बात करेंगे? Rome due to fraud and understanding the entities related control. पहले हम रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं एंड देन उसके बाद एंटिटीज रिलेटेड कंट्रोल में रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या हो सकते हैं. तो ये हम देखने वाले इस पर्टिकुलर लेक्चर में. बिफोर गोइंग टू बुक वी शुड स्टडी आर नोट्स. नोट से क्या होगा? आपको एक बिग पिक्चर मिल जाएगा, बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले, किस तरीके से पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक में. एंड देन हम बेयर ऐसे के टेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे एज यूजुअल. तो फर्स्ट अपना है रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रिवेन्यू रिकॉग्निशन. रिवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं फ्रॉड के, क्या क्या रिस्क हो सकता है कि फ्रॉड होने के चांसेस है. तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन में कितनी चीजें हो सकती है? 5 चीजें हो सकती है. एक तो ओवर स्टेटमेंट हो सकती है, फेक सेल्स का केस हो सकता है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू हो सकता है. मैम हम तो प्रैक्टिकली ओवर स्टेटमेंट ही देखते हैं. कोई एंटिटी अपना रिवेन्यू घटाएगी क्यों? इसको भी हम देखने वाले हैं. देन उसके बाद लिस्टेड प्रेशर्स एंड देन कैश फ्रॉड. कैश फ्रॉड्स भी अपने पास बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसको भी हम देखने वाले. कैश फ्रॉड आज के जमाने में होता है. यस होता है, हम उसी को देखने वाले हैं. So risk of fraud in revenue recognition can be by overstatement, by fake sales, by understatement, by listed pressure and by the cash fraud. एक एक करके बात करेंगे. हालांकि आप बोलोगे मैम ये तो रिपीटेशन है, बट क्या करें, वीआर ऐसे में दिया है तो वी हैव टू स्टडी दैम. एंड क्योंकि ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल केस होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी जो कि आपकी केस बेस्ड स्टडी में आना ही है. तो उसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, क्या हम उसमें कंटेंट डालते हैं, क्या हम कंक्लूजन देते हैं, उसका बेसिक सा आइडिया तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा. तो ओवर स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग रेवेन्यू अर्लियर देन अलाउड और क्रिएटिंग फेक सेल्स. या तो रेवेन्यू जो कि हमें बाद में रिकॉर्ड करना चाहिए था हम उसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं. इसको हमने मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल में एडवांसिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन लिखा था. एडवांसिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज, एडवांसिंग, डिलेइंग, इस तरीके से पढ़ा था ना हमने. तो उसका एक ये केस है, क्लासिक केस की. हमने क्या किया, FY 2025 में एक इनवॉइस रेस किया था. कब? 25-26 फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस रेस किया था 25 CR का. बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस मैं 7 मार्च तक, यानी कि रिपोर्टिंग डेट क्या है अपनी, 31 मार्च 2026 रहेगी. उससे पहले पहले सिर्फ और सिर्फ कितने का गुड्स डिस्पैच कर चुकी थी? ओनली 10 CR का. एंड जो नेक्स्ट है वो मैंने कब डिस्पैच किया था? अप्रैल 15 को किया था. अब अप्रैल 15 का मतलब तो हो गया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 26-27, राइट? तो 25 में इनवॉइस फुल अमाउंट का था, बट डिस्पैच जो गुड्स हुए वो 10 के हुए. तो इस अकॉर्डिंग मुझे 10 CR का ही रेवेन्यू बुक करना चाहिए. बट मैंने क्या कर दिया, जो 15 CR जो कि डिस्पैच हुए थे अप्रैल में उसको भी एडवांस कर दिया, यानी कि FY 25-26 में ही उसको बुक कर दिया होगा. तो अभी मैनेजमेंट ने जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है वो कितना दिखाया है? 25 CR का. कैसे दिखाया कि 25 CR उसने इनवॉइस रेस किया था? नहीं. बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंड एस एंड एस के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि गुड किस दिन डिस्पैच हुआ था, उसके बेसिस पे ही हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं. एक कंडीशन है, राइट? जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे.
फिर उसके बाद रेवेन्यू इतना दिया, बट बीइंग एन ऑडिटर आपने इनवॉइसेस को देखा था, डिस्पैच की डेट्स वेट्स को देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला कि जो ये रेवेन्यू है 25,000 का, उसमें 15 CR तो क्या है, ओवरशीटेड है। क्या है इसमें, 15 CR का जो रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज किया है वो नहीं होना चाहिए था। करेक्ट रेवेन्यू क्या रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, 10 CR का। तो इससे आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि यहाँ पे कितने का ओवर स्टेटमेंट है, 15 CR का। और अपना टॉपिक भी क्या ही चल रहा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर में ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर स्टेटमेंट। तो यहाँ 15 CR का ओवर स्टेटेड है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 15 करोड़ की जो सेल है वो इंक्रीज है, और 15 CR का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या लगेंगे, अब देखो जो केस स्टडी होती है ना हमारी, केस स्टडी में हम पहले तो कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद फिर फैक्ट ऑफ द केस आ जाता है, और कंक्लूजन पार्ट में हम सिर्फ एक लाइन नहीं छोड़ते। अब सीए फाइनल वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि एक लाइन में हम कंक्लूजन को नहीं छोड़ सकते कि देयर फॉर बेसिस ऑन द प्रोविजन, बेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट, बेसिस ऑन द फैक्ट ऑफ द केस, ये कंक्लूजन नहीं। अब हम यहाँ पे ना उनको सोल्यूशन भी बताते हैं कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन सच सिचुएशन, ओवर स्टेटमेंट के केस में। अब तुम बोलते हो ना कि आईसीएआई ये वर्ड्स कहाँ से लेके आ जाता है, ये बेयर ऐसे से आता है भाई। बेयर ऐसे पढ़ोगे तभी तो लैंग्वेज आएगी तुम्हारे हाथ में, और तभी तो मैं भी करवा पा रही हूँ। बेयर ऐसे से ही तो करा रही हूँ मैं, अपना कलरफुल नोट्स थोड़ी लिया है मैंने। हालांकि मैं बेयर ऐसे को यू का यू छाप सकती हूँ कलरफुल में, बट इट विल बी रिपीटेशन, तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना है। सीधा बेयर ऐसे से पढ़ो, तुम्हें भी नॉलेज हो जाएगी, फोबिया हट जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आर्टिकलशिप में आओगे सी इंटर वाले, तो डर नहीं रहेगा तुम्हें बेयर ऐसे बेयर टेक्स्ट पढ़ने का। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन लाइन में आपको एडिशनल वर्ड्स भी लिखने पड़ते हैं, जैसे कि ऑडिटर विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, सच एज कट ऑफ टेस्टिंग, चेकिंग द इनवॉइसेस नियर द एंड, एंड देन डिस्पैच वर्सेस बिलिंग। डिस्पैच कब हुआ था और बिलिंग कब हुई थी, ये हम कंक्लूजन में भी क्या कर देंगे, डाल देंगे कि हाउ एवर जो रिवेन्यू है वो ओवर स्टेटेड है, यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड प्रेजेंट है, और इसको टैकल करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स है ऑडिटर लगाएगा, उसमें से हम कट ऑफ टेस्टिंग भी कर सकते हैं, चेक करेंगे इनवॉइसेस को नियर द एंड, और उसके बाद डिस्पैच वर्सेस बिलिंग डेट्स को भी हम देखना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आंसर को फ्रेम किया जाता है। बेसिकली अभी मैंने सिर्फ तुम्हें एक ओवरव्यू दिया है किस तरीके से क्या होता है। जब हम क्वेश्चन सीरीज पे आएंगे तब मैं आपको प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड के, एक ऐसे के 2-3 क्वेश्चन तो लिख के दिखाऊंगी लाइव, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास फिक्टिशियस रिवेन्यू। क्या है फिक्टिशियस रिवेन्यू, यानी कि फेक सेल्स। यहाँ पे हमने क्या किया था, सॉरी, पहले हमने यहाँ पे ओवरस्टेट कर दिया था, इनवॉइस मेरा फेक नहीं था। बट दूसरे केस में क्या है, मेरा इनवॉइस भी फेक है, सेल्स कभी एक्चुअल में हुआ ही नहीं था, वो ऑन पेपर है। वो क्या है, ऑन पेपर। ऑन पेपर में इनवॉइस रेज कर दिया 15 करोड़ का, अगेन रेवेन्यू 15 CR से क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट भी इन्फ्लेट हो जाएगा मेरा। तो मतलब ऑन पेपर ट्रांजेक्शन खेली गई है, ना ही कभी डिस्पैच हुए गुड्स, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था, ना ही कोई डेटर आया था, राइट। तो ऑडिट क्या, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगेगी, ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए कस्टमर एग्जिस्टेंस। फेक सेल्स के केस में आपके पास कस्टमर ही नहीं था, तो मेन पिन पॉइंट यही होगा कि ऑडिटर क्या चेक करेगा, कस्टमर एग्जिस्टेंस। एंड कस्टमर एग्जिस्टेंस कैसे चेक की जाती है, बाय द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बाय द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो कि हम ऐसे 505 में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद गुड डिस्पैच प्रूफ, जीआरएन जो डिस्पैच प्रूफ होंगे वो देखने हैं, वो मुझे मिल जाएंगे, बट मेरे को उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इंसान जो फ्रॉड कमिट कर रहा है पीछे डॉक्यूमेंट्स तो बना के चलेगा ना। फिर उसके बाद है पेमेंट रिसीट। पेमेंट रिसीट यानी कि जो कस्टमर से मुझे पैसा आया होगा वो देखना पड़ेगा, बट क्योंकि ये फेक सेल थी इसका पैसा कभी आया ही नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इस चीज को पकड़ सकती हूँ कि वेदर इट वॉज अ फेक सेल और नॉट। देन उसके बाद है अंडर स्टेटमेंट ऑफ द रिवेन्यू। अंडर स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू एग्जैक्ट रेप्लिका है किसका, पॉइंट नंबर 1 का। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्च में मैंने डिस्पैच कर दिए गुड्स, अप्रैल में इनवॉइस बना था, मतलब इनवॉइस बाद में बना है, डिस्पैच पहले हो गया था। इनवॉइस के बेसिस पे मैं ये नहीं बोल पाऊंगी कि FY 26-27 में मैं रिवेन्यू बुक करूंगी, नहीं। मैंने गुड्स को ऑलरेडी रिपोर्टिंग पीरियड के विद इन ही डिस्पैच कर दिया था, तो रिवेन्यू भी प्रीवियस ईयर में ही बुक होना चाहिए था। बट क्योंकि मैनेजमेंट को क्या करना था, अंडरस्टेट करना था रिवेन्यू को, रिवेन्यू को क्या करना था, अंडरस्टेट करना था, जिसकी वजह से उसने बोला कि इनवॉइस हमने इस टाइम रेज किया है, तो हम रिवेन्यू भी उस टाइम ही रिकॉग्नाइज करेंगे, हम PY 25-26 में नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी। अंडरस्टेटमेंट अब मैनेजमेंट करना ही क्यों चाहेगा यहाँ पे, क्योंकि उसको टैक्स सेव करना होगा।
हो सकता है उसके जो बजटेड रिवेन्यू का फिगर था, अगेन जो उसका बजटेड रिवेन्यू का फिगर था वो क्या हो गया होगा, अचीव हो गया होगा, टारगेट रिवेन्यू क्या हो गया होगा, अचीव। तो अब वो चाहते हैं कि अगर इससे ज्यादा मैंने रिवेन्यू किया ना तो मेरे पास टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा आ जाएगी, मेरे को बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अब वो क्या करे, डिले कर रहे हैं रिवेन्यू को, क्या करे, रिवेन्यू रिकग्निशन को डिले कर रहे हैं। आप ना, अब जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि क्या क्या टेक्निक्स है मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल की, उससे आप इसको क्या कर सकते हो, कोरोबोरेट कर सकते हो कि जो हमने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी होता है और ये केस स्टडी में काम आता है। अब मैं आपको लिंकिंग बना के क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उससे ही आपका जो आंसर है वो सॉलिड बनने वाला है। तो जो चीज मैं बोल रही हूँ इवन इन हिंदी ऑल्सो, वो भी क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ने वाला समझदार बच्चा समझ चुका होगा बट आई एम सेइंग। तो टैक्स सेविंग के लिए ऐसा किया हो सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, अब यहाँ का टारगेट अचीव हो गया है, अब मेरे को नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को इन्फ्लेट करके दिखाना पड़ेगा सो डेट उस टारगेट को भी मैं क्या कर पाऊँ, अचीव कर पाऊँ, इसीलिए वहां पे उन्होंने रिवेन्यू अंडरस्टेट किया हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि व्हेन रिवेन्यू फ्रॉड रिस्क इज हाई, रिवेन्यू फ्रॉड रिस्क यानी कि हाई कब हो सकता है, कब ऐसा हो सकता है कि रिवेन्यू को इन्फ्लेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल केस ये है मेरे पास, पीवाई का जो रिवेन्यू है वो 100 CR का था, ये एक्चुअली हो चुका है, 100 CR का जो रिवेन्यू है हम बुक कर चुके थे, वो ऑडिटेड एफएस से ही मुझे मिला है, राइट। तो अब क्या होगा, टारगेट ग्रोथ करंट ईयर की मैंने कितना लिया है, 20% लिया है टारगेट ग्रोथ, तो उस हिसाब से जो रिवेन्यू है वो मुझे कितना लेना चाहिए, 120 CR का एक्सपेक्टेड है कि मेरे को इतना उसको पहुंचाना है। आपको पता है जब भी नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग होती है तो वहां पे बजटिंग का भी काम होता है, आपने कोर्स में बजटिंग की चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे, रिवेन्यू बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, फ्लेक्सिबल बजटिंग, ये सब पढ़ रखे होंगे। तो यहाँ पे टारगेट दिया गया था कि जितना पीवाई में होगा उसका 20% हमें बूस्ट करना है, इतना हमें रिवेन्यू अपना बढ़ाना है, प्रोडक्ट लॉन्च करो या फिर अपनी प्रमोशन स्ट्रैटेजी अच्छी बनाओ तो हमें रिवेन्यू इतना करना है। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि इस बार हमारा जो रिवेन्यू 120 CR जाएगा, राइट। बट क्या हुआ, हमने सारे ऑपरेशंस करे, एक्टिविटीज करी, सब किया, बट हम कितना पहुंचा पाए, करंट ईयर का जो रिवेन्यू है एक्चुअल वो था मेरा 112 CR का, कितना था, 112 CR का। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 CR से जो मेरा रिवेन्यू है वो क्या हो रहा है, सॉरी, जो मेरा टारगेट है 8 CR से वो मिस हो गया, क्या हो गया, 8 CR से मिस। तो इस वजह से अब 8 CR को मैच करने के लिए हो सकता है ना कि 120 CR का जब हम उसको मीट कर देते तो मैनेजमेंट को वहां पे बोनस मिल सकता था, क्या मिल सकता था, बोनस, कि आपने जितना हमने टारगेट बनाया था उतना अचीव कर दिया है तो इसलिए आपको बोनस मिलेगा। तो मैनेजमेंट को नहीं मिला, अब बोनस के चक्कर में उसने क्या किया, जो 8 CR डिफरेंस जा रहा था उसकी फेक रिवेन्यू रिपोर्ट कर दी, फेक सेल्स जनरेट कर दी, और जिसकी वजह से अब रिपोर्टेड रिवेन्यू कितना हो गया मेरे पास, 120 CR का हो गया, क्या हो गया, 120 CR का। तो इम्पैक्ट क्या रहेगा, इन्वेस्टर मिसलीड हो जाएगा और मैनेजमेंट का बोनस बढ़ जाएगा। रेड फ्लैग क्या है कि एकदम से सेल्स कैसे इंक्रीज हुआ, एक्चुअल तो मैं तभी अपना पाई होगी ना कि मार्च तक मैंने देख लिया होगा 112 तक ही जा रहा है या 115 तक जा रहा है, तो मेरे को रिवेन्यू को इन्फ्लेट करना पड़ेगा, तो सडन स्पाइक कर दी होगी मार्च की सेल में और हाई रिसीवेबल खड़े कर दिए होंगे। मतलब डेटर जितने थे उतने थे, बट मैंने रेशियो एनालिसिस किया था, ट्रेंड एनालिसिस किया था, जिसकी वजह से मुझे पता चला था डेटर तो इतने होते हैं इस सेल के अकॉर्डिंग। तो वहां पे ये मेरे क्या हो जाएगा, रेड फ्लैग हो जाएगा, इंडिकेटर्स हो जाएगी कि ऑडिटर को ये पता चलेगा कि यहाँ पे हाई रिस्क एरिया है, हाई फ्रॉड रिस्क एरिया इन द केस ऑफ रिवेन्यू। देन उसके बाद नेक्स्ट केस, जैसे कि कैश बिजनेस रिस्क, हमने पढ़ा था ना फ्लो चार्ट में, मैंने दिखाया था कैश रिस्क। तो कैश बिजनेस रिस्क में मान लो अपने पास क्या है, रिटेल शॉप है, यहाँ पे रोजमर्रा कितना कैश कलेक्ट किया जाता है, 10 lakhs का कैश कलेक्ट होता है पर डे, और रिकॉर्ड कितना किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का। तो यहाँ पे लीकेज कितनी है, यानी स्टॉल कितना हुआ है, 2 लाख का कैश स्टॉल होता है हर दिन। और मान लो हमारे जो वर्किंग डेज है वो कितने हैं, 300 दिन है, राइट। वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग मेरा जो फ्रॉड है वो कितने का हो सकता है, 6 CR का, राइट। 2 लाख को हम 300 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 6 CR का फ्रॉड मिल गया। तो यहाँ पे जो ऑडिटर का एक्शन है वो क्या रहेगा कि वो सेल्स वर्सेस इन्वेंट्री मूवमेंट को देखे कि कितना तो मैंने सेल किया था और कितनी मेरी इन्वेंट्री मूव हुई है।
क्योंकि आपको ही पता है जितना सेल होएगा उतनी इन्वेंट्री घटेगी, राइट। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हमें यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। फिर है व्हेन रिवेन्यू फ्रॉड रिस्क कैन बी लो। अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि रिवेन्यू जो है हाई रिस्क कब बन सकता है, हाई रिस्क एरिया कब बन सकता है। बट हम अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे केस हो सकते हैं कि जहाँ पे जो रिवेन्यू है उसका जो रिस्क है वो लो हो सकता है। मैम, ऐसा भी कोई केस होता है जहाँ पे लो रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है इन केस ऑफ रिवेन्यू? हाँ, होता है। चलो ठीक है, इसको मैं छुपा देती हूँ। तुम सोच के बताओ मुझे क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, जिन्होंने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए है कि क्या ऐसा एरिया हो सकता है, कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल हो सकता है जहाँ पे रिस्क जो है रिवेन्यू का वो क्या रहेगा, लो रह सकता है। सोचो सोचो, 1 मिनट दिया। ओके, तो लो रिस्क एरिया क्या हो सकता है? रेंटिंग का बिजनेस भी तो हो सकता है अपना। किस चीज का हो सकता है? रेंटिंग का। तो मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग दे रखी है, बहुत सारी हो सकती है। तो मंथली रेंट कितना आता है? 1 लाख का एग्रीमेंट में लिखा है, तो उस अकॉर्डिंग ऑडिटर पता लगा लेगा 12 मंथ का 12 लाख होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्रीमेंट भी फिक्स है, एस्टिमेशन कुछ लग नहीं सकता क्योंकि एग्रीमेंट में सारे क्लोजेस लिखे हैं और मैनिपुलेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, तो रिस्क क्या रहेगा? लो। बस ऐसा हो सकता है कि आपने ना जो रेंट एग्रीमेंट है उनके साथ छेड़छाड़ कर रखी हो। नंबर में तो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि उतना ही कैलकुलेशन बैठेगा जितना अग्रीमेंट में लिखा है। तो अग्रीमेंट की एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी, अप्रूवल, ये सब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट। या फिर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का फ्रॉड नहीं हो सकता, बट डॉक्यूमेंट्स को टैंपर करने का फ्रॉड हो सकता है। क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट्स को टैंपर करने का। तो यहाँ पे हो गया अपना रिवेन्यू फ्रॉड रिस्क कैन बी लो इन केस ऑफ रेंटिंग बिजनेस। तो ये अपना कहानी था सारा किसका? रिवेन्यू का। यहाँ पे आपके ना रिवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड ऐसे 240 के 5 केसेस कवर हो चुकी है, इफ यू नो। जैसे ही आपने ये 5 केसेस देख लिया, अब आपको पता है कि यहाँ पे मुझे क्या क्या लिखना है। मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल लिखना है, उसके बाद ऐसे 250 का ज्ञान देना है, और 1 CR से ऊपर जाएगा तो कंपनीज एक्ट में आपने ADT 4 फॉर्म भरा होगा। और एक अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पे जाती है कार 2020 की। यानी 3 चीजों को मिक्स करके आपका आंसर बनेगा। वो चीज मैं आपको क्वेश्चन सीरीज में बताऊंगी जब आपके सारे एसेज हो चुके होंगे। क्योंकि जब आपके सारे एसेज हो चुके होंगे ना, तो आप मेरे को क्वेश्चन के साथ लिंक कर पाओगे कि दीदी या मैम कहाँ पे किस वजह से कौन सा ऐसे बोल रही है, राइट। तो इसीलिए यही मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव था या एक रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको क्वेश्चन साथ के साथ नहीं गो थ्रू करा रही हूँ। जैसे अपने मेजर एसेज हो जाएंगे तब हम क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे जहाँ पे हम अलग अलग एसेज की लिंकिंग बिठाए, उससे रेफरेंस दे और अपने आंसर को सॉलिड बना पाए। अधूरे ज्ञान से अगर मैं आपको आंसर पहले ही पढ़ा दूंगी, दूसरी बार आप उस अटेंशन से मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देखने वाले हो। आई नो डैट इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे अपना रिवेन्यू रिकॉग्निशन का नोट खत्म हो जाता है। अगेन एज यूजुअल हम इसको एक बार अपने बेयर टेक्स्ट से भी पढ़ लेते हैं, सो डेट आपको लिंकिंग बैठ जाए कि मैंने नोट में किस तरीके से क्या लिखा था और किस लाइन के बेसिस पे लिखा था। तो रिस्क ऑफ फ्रॉड इन revenue recognition. Material misstatement due to fraudulent financial reporting relating to revenue recognition often result from an overstatement of revenue, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। थ्रो फॉर एग्जाम्पल प्री मैच्योर रिवेन्यू रिकग्निशन। प्री मैच्योर रिवेन्यू रिकग्निशन हमने देख लिया, अप्रैल में गुड डिस्पैच हुए थे बट हमने उसको मार्च में कर लिया बुक। और रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस रिवेन्यू यानी फेक इनवॉइसेस। इट में रिजल्ट ऑल्सो फ्रॉम एन अंडर स्टेटमेंट ऑफ द रिवेन्यू। रिवेन्यू के अंडर स्टेटमेंट से भी हो सकता है ताकि हम अपने टैक्स को क्या कर सके, बचा सके, या फिर टारगेट पहले से ही अचीव हो चुका होगा तो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दी, यही हमने देखा। थ्रो फॉर एग्जाम्पल इम्प्रॉपरली शिफ्टिंग रिवेन्यू टू अ लेटर पीरियड। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी लाइन आपको अभी तक पता चली जो हमने अलग पढ़ी हो? नहीं, नोट से हम एग्जाम्पल्स को पहले ही गो थ्रू कर चुके हैं। The risk of fraud in revenue recognition may be greater in some entities than the other. Risk of fraud किसी एंटिटी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम। जैसे कि मैंने आपको बिजनेस मॉडल की बात करी थी, वो चीज। For example, there may be pressure or incentive on management to commit fraudulent financial reporting through inappropriate revenue recognition in case of listed entities. Listed entity में हमें सेबी के पास भी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए मैं वहां पे अपने रिवेन्यू को क्या कर सकती हूँ? ओवरस्टेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ईयर ओवर ईयर रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट। जैसे कि मैंने वो टारगेट वाला एग्जाम्पल दिया था ना कि इस ईयर मेरा 100 हो चुका है और करंट ईयर में मेरे को 20% का टारगेट रखना है, तो ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ वाला चीज। सिमिलरली
For example, there may be greater risk of fraud in revenue recognition in case of entities that generate a substantial portion of revenue through a cash sales, जिसमें कि मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, रिटेल शॉप का। अ, हाँ, कैश सेल का दिया था ना, रिटेल शॉप का एग्जांपल दिया था, वो यहाँ पे आ जाएगा। कुछ ऐसा है अब तक जो अब अलग पढ़ा हमने? नहीं। द प्रीजम्पशन दैट देयर आर रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बी रेप्यूटेड। प्रीअजम्पशन रेप्यूट भी हो सकती है, यानी कि कैसा एग्जांपल हो सकता है, वही रेंट वाला। For example, the auditor may conclude that there is no risk of material misstatement due to fraud relating to revenue recognition in case where there is a single type of simple revenue transaction, जैसे कि rental income. For example, leasehold revenue from a single unit rental property. Leasehold revenue आ जाएगा single unit rental property से, राइट। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन लो भी हो सकता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिख लेते हैं, ओवर स्टेटमेंट में क्या लिखा, गुड्स, थोड़ा एक्सप्लेनेटर में लिख लेते हैं। ओवर स्टेटमेंट में अप्रैल गुड्स डिस्पैच बट रिकॉर्डेड इन मार्च मंथ, और अंडर स्टेटमेंट में हो जाएगा अपोजिट ऑफ अबव, ठीक है। देन उसके बाद क्या टॉपिक पढ़ा है हमने, फिक्टिशियस सेल्स का, फेक इनवॉइसेस। फिक्टिशियस सेल्स इक्वल टू फेक इनवॉइसेस। देन उसके बाद रिवेन्यू इन सम एंटिटी, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक तो लिस्टेड एंटिटी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, एंड उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा टारगेट बेस्ड रिवेन्यू मैनिपुलेशन। देन उसके बाद प्रेशर वाला चीज़ तो हो ही गया इसमें, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वही टारगेट रेवेन्यू का हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पे ये दिख जाएगा क्या, यहाँ दिख जाएगा, ये एग्जांपल हो गया। देन प्रीजम्पशन में कि ऐसा रेप्यूट भी हो सकता है, रिवेन्यू फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू कैन बी लो, किस केस में, रेंटल बिजनेस और बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये अपना एग्जांपल आ गया। आई थिंक अब यहाँ से आपको रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन समझ आ गया होगा, और इसका केस स्टडी भी आपकी यहाँ पे कवर हो चुकी है, बट स्टिल हम जब क्वेश्चन पे आएंगे तब तो हम अच्छे से इसको डिटेल में देखने ही वाले हैं अगेन, राइट। तो टिल देन गुड डे, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें कि हम किसके बारे में बात करेंगे, रोम ड्यू टू फ्रॉड एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड कंट्रोल्स, कंट्रोल से रिलेटेड हमें समझना है, राइट। So till then, have a good day and keep revising the stuff. Enjoy learning about it with C. Anjali Chab.